नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर की। तो यहां जिला मुख्यालय से लगे जंगल में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। खबर मिलते ही वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के नहीं होने से आग बुझाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आग इतनी भयंकर थी कि वन विभाग और एसडीआरएफ के कर्मचारी सिर्फ आग को देखते ही रहे, क्योंकि उनके पास आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण ही नहीं थे और आग अपने प्रचंड रूप में जलती रही। यहां आबादी से सटे जंगल में आग लगी थी, जिससे घरों तक आग पहुंचने का विखरता का बड़ा खतरा मंडराने लगा था। हालांकि आग पर किसी तरह काबू पाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भयानक आग लगी होगी। जिला मुख्यालय के पास ये जंगल जहां पर आग लगी और आग में ये जंगल जलकर खाक हो गया। तो उसको एक कर्मचारी को जो है वो उसको पाँव में लगी, तो उसको फिर वही है, मैंने इनको जो है बोल दिया कि बहुत ज़्यादा क्लिफ एरिया में नहीं जाए, क्योंकि हमारे लिए जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो सेफ्टी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये आगे जाके जो है हमारे पास आगे एक नाला है जिसमें हम कंट्रोल बर्निंग जो है वो काउंटर फायर जो है वो डाल देंगे। डीएफओ संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, किस तरह से ये आग लगी, कितना नुकसान हुआ? ये कल शाम को जो है आग लगी थी जी। तो ये अराउंड 6:30 बजे आग लगी थी। तो अब ये कुडेटी मंदिर है उसके साथ में यहाँ पे आग लगी हुई थी और रोड के नीचे वाली साइड। ये पहले तो फॉरेस्ट एरिया में लगी थी, उसके बाद सिविल एरिया जो है एडजेसेंट एरिया में उसमें लगी जी। तो इसमें लगभग 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में जो है वो एरिया इम्पैक्ट हुआ है। और हमारे लगभग 25 लोग जो हैं जी, 25 लोगों की टीम जो है वो वहाँ पे थी, फायर ब्रिगेड वहाँ पे, और मैं खुद स्वयं जो है उसको लीड कर रहा था। तो उसको हमने लगभग 2.5 घंटे में उसको जो है कंट्रोल कर दिया था जी। तो इसमें एसडीआरएफ की टीम थी और सभी बैकअप में, सभी लोग बैकअप में थे, तो इसको हमने टाइमली जो है इसको कंट्रोल कर दिया था। तो लगभग ठीक ही है। संदीप जी, तस्वीर जो हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर भयावह आग की लपटें इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। गर्मियों के मौसम में तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है, ये खबरें हम आए दिन दिखाते ही रहते हैं, लेकिन अब इस अक्टूबर के आधा महीने में इस तरह की आग लगने की खबर मिलती है। और देखा यह गया है कि जब भी इस तरह की बड़ी आग लगती है तो कर्मचारी भी उसके आगे बेबस हो जाते हैं। जनरली क्या होता है कि मिडिल हिमालयाज में जी, जब भी ये वाला जो टाइम होता है मॉनसून के बाद वाला और बर्फबारी से पहले वाला जी, ये ऐसा टाइम होता है जो थोड़ा ड्राई चल रहता है। और जनरली विंटर फायर जो है वो काफी मतलब जो है देखने में आई। अभी आपने देखा होगा कि यूएस में भी, कैलिफोर्निया आदि में जो है आग लगी हुई है, उन जंगलों में आग लगी हुई है जी जी। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर वो एक रहता है। ये वाला जो लगभग 15-20 दिन का जो लूप रहता है, इसमें आग लगती है, और लेकिन बहुत ही कम इंसिडेंट रहते हैं जी जी। जैसे आपने देखा होगा ये वाला इंसिडेंट, इसको कंट्रोल भी जल्दी कर लिया जाता है जी। 2-2.5 घंटे में कंट्रोल कर लिया गया, जिस तरह से आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। वहीं आज से देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी कई बड़ी राहत मिलने जा रही है। आज से राज्य में मल्टीप्लेक्स थिएटर और सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल भी आज से खुल सकेंगे। करीब 7 महीने बाद देहरादून का जू भी आज से टूरिस्ट के लिए खुलेगा। वहीं जिम कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन में भी आज से आवाजाही शुरू हो गई है। तो आज से उत्तराखंड को कई सौगातें मिलने जा रही है। बड़ी राहत तो यहाँ पर सिनेमा प्रेमियों के लिए है, थिएटर मालिकों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर चाहे सिंगल स्क्रीन थिएटर हो, मल्टीप्लेक्स हो, वो सभी खुल पाएंगे आज से। कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। जो एंटरटेनमेंट पार्क हैं, जू है, वो भी आज से खुल जाएगा। तो वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन भी आज से खोल दिया गया है। आज सुबह 6:30 बजे से बिजरानी जोन का गेट पर्यटकों के लिए खोला गया। पहले शिफ्ट में सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक बिजरानी में डे विजिट कर पाएंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक विजिट हो पाएगा। साथ ही साथ पहली बार 15 अक्टूबर यानी आज से ही बिजरानी में नाइट स्टे की भी सुविधा शुरू हो रही है। पार्क प्रशासन की माने तो कोविड के चलते गेस्ट हाउस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे जा रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी पर इनका उपयोग किया जा सके।
पहले दिन के लिए पार्क के जोन की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। आज से ही देहरादून जू को भी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जू लगभग 6 महीने से बंद पड़ा था। जू आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, साथ ही कोविड की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं देहरादून से। सुनील, उत्तराखंड में आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि कई तरह की राहत मिल रही है। क्या तैयारियां हैं जो आज चीजें खुलने जा रही हैं? देखिए अपर्णा, अभी जो चीज़ें बंद थी अनलॉक के बाद, अनलॉक 5 में उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और जिस तरह से कि अभी आपने बताया जो तमाम मल्टीप्लेक्स थे, सिनेमा हॉल थे, उनको आज से खोल दिया गया है और उसी में जो एंटरटेनमेंट पार्क हैं या फिर जू हैं उनको भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मैं अभी देहरादून के देहरादून जू में हूँ। ये सबसे बड़ा हब है यहाँ पर पर्यटकों के लिए। जब वो यहाँ पर आते हैं करीब एक दिन में 6 से 8 हज़ार लोग इस जू में आया करते थे, लेकिन मार्च में लॉकडाउन के बाद मार्च अंतिम सप्ताह से इस जू को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। करीब 6 से 7 महीने का एक लंबा समय बीता जब लोगों को कहीं घूमने का मौका नहीं मिला, कोई पार्क खुला नहीं था, जो जू थे वो भी बंद थे। लेकिन आज इसे सुबह 9 बजे इस जू को खोल दिया गया पर्यटकों के साथ। लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी अपर्णा, क्योंकि देहरादून में उत्तराखंड में करीब 56,000 के पार जो कोविड पेशेंट हैं उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ऐसे में जब एंटरटेनमेंट पार्क खुलेंगे, जू खुलेंगे, चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक मौजूद रहेंगे, तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? हमारे साथ पार्क के रेंजर मोहन सिंह रावत मौजूद हैं। रेंजर साहब, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं एहतियात बरतने के लिए? हमने पर्यटक के जो गेट है, मेन गेट जहाँ से एंट्री है पर्यटकों की, वहाँ पर हमने जो है तापमान नापने के लिए जो है हमने मशीन रखी है और उसके अलावा जो है हमें जहाँ टिकट घर है उसके पास हमने सैनिटाइजर मशीन रखी है। हाथ जो है अपने वो सैनिटाइज करके और सोशल दूरी बनाते हुए, शारीरिक दूरी से जो है हम लोगों ने विशेष वो किया है। अब बिना मास्क के हम जो है प्रवेश जो है पर्यटकों के लिए नहीं करने देंगे और उनके लिए हमने कोई नहीं लाते हैं तो उनके लिए हमने मास्क रखे हैं। अपने यहाँ पर हमारे साथ इस जू के जो सीनियर वेटरनरी अफसर हैं डॉक्टर राकेश नोटियाल, वो भी मौजूद हैं। एक बड़ी समस्या ये भी रही कि लॉकडाउन के दौरान जब पर्यटकों की आवाजाही बंद हो गई थी, उनसे कोई टिकट की यहाँ पर राजस्व की आय नहीं हो पाती थी, तो इस जू में करीब 300 से अधिक वाइल्ड लाइफ हैं, उनका खर्चा निकालना जू के लिए बड़ी मुश्किल हो गया था। तो हमारे साथ डॉक्टर हैं जू के। डॉक्टर साहब, जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, जो अभी तक जू बंद था, कैसे करके खर्चा यहाँ पर मैनेज हो रहा था इतने जानवरों का? अभी तक तो जो हमारे पास पैसा बचा था उससे खर्चा हुआ, कुछ राज्य सरकार ने भी दिया था, परंतु वास्तव में जो है वो हमारी जो जू एक सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में पर्यटकों द्वारा ही पैसा आता है, तो उससे हम लोगों ने खर्च चलाया है। अब जू खुल गया है तो उम्मीद करते हैं कि ये खर्चा चलेगा, परंतु फिर भी हमारी जो है वो आम जनता से अपील है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे एनिमल हैं उनके बाड़े जो हैं वो या एनिमल को जो है अडॉप्ट करते हैं और उसकी जो है हमने फीस भी बहुत कम रखी है। जैसे हमारा लेपर्ड है, हमारा लेपर्ड जो है वो वैसे तो उसमें करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, परंतु यदि कोई उसको अडॉप्ट करता है तो हमने उसके लिए 25,000 रुपए पर साल का रखा है। वैसे ही जो हमारी चिड़ियाएं हैं, डॉक्टर साहब, यहाँ पे सर्पेंटाइन हाउस भी है, एक्वेरियम भी तो है। बिल्कुल सुनील, तो हम देख पा रहे हैं कि जो जू आज से खुल रहा है उसको लेकर कितनी उम्मीदें हैं। जो जू के प्रबंधक हैं, संचालक हैं, उन्हें भी, और खासकर जो टूरिस्ट पहुंचेंगे वो भी बड़ी ही उम्मीदों के साथ यहाँ पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो वहीं 5 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी न मिल पाने के मुद्दे पर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का बयान आया है। उनका कहना है कि वाकई में बुरी स्थिति में है और ड्राइवर कंडक्टर की स्थिति पर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। सैलरी का मुद्दा एक गंभीर समस्या हो गया है, यहां तक कि हम अपने खर्चे पर कटौती भी कर रहे हैं, लेकिन कोई विकल्प नहीं हो पा रहा। ऐसे में कैसे कर्मचारियों को सैलरी दी जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। बड़ी स्थिति बहुत कठिन भी है, क्योंकि जो हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, कंडक्टर्स हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सैलरी नहीं मिल पा रही। हमने कोशिश भी की है और राज्य सरकार के द्वारा हमें कुछ फंड भी रिलीज किया गया है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा कठिन स्थिति होगी। लेकिन समाधान तो करना ही है, समाधान तो ढूंढना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं।
भारती सकलानी हमारे सहयोगी देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ रही है। देहरादून भारती, परिवहन मंत्री खुद मान रहे हैं कि जो स्थिति है काफी गंभीर बनी हुई है, समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान तो ढूंढना ही होगा। जी बिल्कुल, ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन कब तक सैलरी मिलेगी इस बारे में कुछ भी वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और उसके बाद कुछ समाधान निकाला जाएगा। कटौती भी की गई है परिवहन निगम की तरफ से अपने कई खर्चों में, लेकिन उसके बावजूद सैलरी नहीं जुट पा रही है। और 20 तारीख से इसी बात को लेकर रोडवेज कर्मचारी आंदोलन की राह पर भी चलने वाले हैं। उन्होंने कह दिया कि एक दिन का वो लोग प्रदर्शन करेंगे और कार्य बहिष्कार भी करेंगे अगर उनकी सैलरी इस महीने नहीं मिलती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब आ रहा है और उस फेस्टिव सीजन में भी कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। पढ़ना तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उन लोगों के सामने भी आ रही हैं। भारती, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दो दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्य ने अपनी खेल नीति बना ही ली। बुधवार को स्टेट कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, जिसके तहत राज्य में खेलों के विकास, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन होगा। राज्य की जीडीपी का 1% खेलों पर खर्च किया जाएगा, जिसके लिए ½ स्पोर्ट्स सेस आबकारी पर लगाया जाएगा। पदक पाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वालों को समूह क, ख एवं ग में नियुक्ति दी जाएगी। 8 से 14 साल के 50-50 लड़के लड़कियों को मुख्यमंत्री उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार राज्य को सर्वोच्च खेल पुरस्कार होगा। हर साल इसमें खिलाड़ी को 5 लाख रुपए कैश दिया जाएगा। हर साल 6 खिलाड़ियों को हिमालय पुत्र पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक साल 2 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 17 पर मोहर लगाई गई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला स्कूलों को लेकर रहा और क्लास 2 नवंबर से शुरू होगी। जल्द ही इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। इसके अलावा अब राज्य कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 1 दिन के वेतन की कटौती का फैसला वापस ले लिया गया है। यही नहीं, राज्य कैबिनेट ने सालों से अटकी खेल नीति को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पर्यटन कारोबार से जुड़े 2,43,000 रजिस्टर्ड व्यवसायियों कर्मियों को 1,000 रुपए और प्रोत्साहन राशि देने को मंजूरी दी गई है। आबकारी विभाग में भी अब ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू होगी। निर्णय लिया गया कि आने वाली 1 नवंबर से केवल 2 क्लासें 10th और 12th सोशल डिस्टेंसिंग जो एसओपी जारी हुई है उसका सख्त से पालन कराते हुए और वो 2 क्लास खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। बाकी का निर्णय बाद में लिया जाएगा। डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि का निर्णय मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनको छोड़कर बाकी जो ये महीना चल रहा है, इस महीने से ये कटौती समाप्त कर दी गई है। अक्टूबर में भी नहीं होगी। आज राज्य में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए वाइस चांसलर की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कब से खोला जाए। वहीं बढ़ते आगे, स्मार्ट सिटी पोर्टल के जरिए अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड आ चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में गए हैं। प्रदेश में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, तो वहीं कई जिलों में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की आड़ में पैसे लेने की भी खबरें हैं, जिस पर स्मार्ट सिटी सीईओ का कहना है कि स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ना तो कोई पैसा लिया जा सकता है और ना ही कोई विज्ञापन के जरिए पैसे लिए जा रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे स्टेट के अंदर आने वाले और जाने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये व्यवस्था पूरी तरीके से निःशुल्क है सरकार की तरफ से। और अगर आप पोर्टल पे आप खुद भी अप्लाई करके देखेंगे तो क्योंकि एक सिंपल रजिस्ट्रेशन है, अनलॉक 5 में कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं ये पता रखने के लिए कि कौन कौन लोग बाहर से आ रहे हैं और अगर वो कहीं जा रहे हैं और कोविड पॉजिटिव अगर उनको आते हैं तो हम उनको ट्रैक कर सकें, उनको ट्रेस कर सकें और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएँ। नैनीताल में 148 होटल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार पर्यटन विभाग द्वारा नोटिस के बाद भी ये होटल और गेस्ट हाउस
पर्यटन विभाग में खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। हालांकि इन होटल मालिकों को कई बार दस्तावेजों के साथ इनका रजिस्ट्रेशन करवाने का नोटिस दिया गया है। हालांकि नैनीताल होटल एसोसिएशन ने भी ऐसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि अगर ये मानकों को पूरा करते हैं तो इनको लाइसेंस जारी किया जाएगा। इनकी वजह से होटल व्यवसायी को तो नुकसान है जो रजिस्टर्ड है, साथ साथ में सरकार के भी राजस्व की बहुत बड़ी हानि है। और इसके बारे में हम बार बार सरकार से कह चुके हैं और प्रशासन से मिल चुके हैं कि या तो इन अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करवाया जाए या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवैध होटलों के संदर्भ में जहाँ तक हमें हमारे उसमें विभाग से संबंधित है, तो हमने अभी पिछले हफ्ते में लगभग 156 होटलों में हमने नोटिस दिए हैं और अभी तक उन 156 में से हम 8 का रजिस्ट्रेशन करा भी चुके हैं पूरा उनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद। तो हमें उम्मीद है कि हम अभी इनको टाइम दे रहे हैं, अगर ये जिसके डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, जो एलिजिबल होता है, तो हम उसको सिस्टम में लाने के लिए रेगुलाइज कर देंगे। पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल को जोड़ने वाले इंटरनेशनल पुल को एक बार फिर खोला गया है। इस दौरान नेपाल से 71 लोग भारत आए, जबकि भारत से 91 लोग नेपाल को गए। पुल को करीब 1 घंटे के लिए खोला गया था। इस दौरान भारतीयों ने नेपाल में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को जरूरी सामान भी दिया। पुल खोलने के दौरान भारत के व्यापारियों ने जमकर विरोध भी किया। भारतीय व्यापारियों का कहना है कि पुल बंद होने से उनका कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। ऐसे में भारत और नेपाल सरकार इंटरनेशनल पुलों को पहले की ही तरह खोले। उत्तराखंड की बेटी और बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इसको लेकर ऋषिकेश में उनके परिजन तैयारियों में जुटे हुए हैं। नेहा कक्कड़ की शादी पंजाबी गायक रोहनप्रीत सिंह के साथ 24 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसके लिए परिजन ऋषिकेश से गंगा जल लेकर दिल्ली आएंगे। इससे नेहा को स्नान कराया जाएगा। साथ ही केदारनाथ की पूजा अर्चना करके माला मंगवाई गई है, जो उनके होने वाले पति को उपहार स्वरूप दी जाएगी। रुड़की में इस बार कोरोना के चलते ज्यादातर जगहों पर रामलीला नहीं हो पा रही है और सिर्फ बीटीगंज में ही आज से रामलीला शुरू होगी। बीटीगंज में भी केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के ही मुताबिक रामलीला कराई जा रही है। मैदान में सिर्फ 200 कुर्सियां लगाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा बिना मास्क के कोई भी दर्शक नहीं आ सकेगा। हरिद्वार में गंगा नदी में से सिक्के और नारियल ढूंढने वाले गोताखोरों को भी अब महाकुंभ 2021 के दौरान रोजगार मिलेगा। कुंभ के दौरान ऐसे गोताखोरों का विशेष दल बनाया जाएगा और गंगा स्नान के दौरान डूबने वाले श्रद्धालुओं को बचाना इनका काम होगा। अब तक चाहे कुंभ हो या फिर कोई और स्नान, जल पुलिस की तैनाती होती रही है, लेकिन इस बार जल पुलिस के साथ इन प्राइवेट गोताखोरों को भी दल बनाकर तैनात किया जाएगा।